हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये जो क्लास आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होने वाली है, इसमें हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा पहले एक बार ब्रीफ में समझ लीजिएगा सिंध और ब्रिटिशर्स क्या थे। देखिए ये मैप पे देखिए, ये एक छोटा सा जो राज्य है आपका, ये सिंध है। ठीक, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स को सिंध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको अफगानिस्तान पे अपना कैप्चर करना था, इस वजह से उन्होंने सिंध को एक मोहरा बनाया, जिसकी वजह से मजबूरन और गैर जरूरतमंद की वजह से उनको इसको कैप्चर करना पड़ा। सिंध कैप्चर करने के पास ब्रिटिशर्स के पास कोई ऐसा ठोस कारण नहीं था। उनको जस्ट एक ये लग रहा था कि वो कैसे एक बाउंड्री बना ले अफगानिस्तान और भारत के बीच, ताकि अफगानिस्तान को यदि रशिया से कोई सपोर्ट मिले तो वो इसके बहकावे में आके भारत पे कोई आक्रमण न कर ले, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो रशिया से बेफिजूल में युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो केवल इतनी सी बात थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को सिंध पे अपना कैप्चर करना पड़ गया था। तो अब सिंध के मेन रूलर्स कौन थे? कौन थे? तालपुर आर्मी। ठीक, तालपुर आर्मी कौन थी? कौन थे? फिर तारापुर आर्मी के बाद कौन इसके सिंध के चीफ बने, जो मेन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे? तो इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन सिंध किंग और ब्रिटिशर्स को समझ लीजिएगा। देखिए, सिंध किंग और जो ब्रिटिशर्स थे वो दो आए थे, एक पहला फेज एक दूसरा फेज। पहला फेज में वो थे जो सिंध के एक्चुअल रूलर हुआ करते थे, जिनकी विरासत में सिंध आ रही है। और उसके बाद कुछ लोग आए थे जिन्होंने सिंध पे अपना कैप्चर कर लिया था। तो उस वजह से ये जो ब्रिटिशर्स और सिंध का रिलेशन था, दो पार्टों में था। तो पहले पार्ट को समझते हैं। देखिएगा, सिंध वॉज रूल बाय द करोला चीफ। जो पहले सिंध रूल किया करते थे वो किया करते थे करोला चीफ्स के द्वारा। ठीक, ये मतलब एक तरह से इनका डिसेंडेंट थे ये लोग, बहुत पहले से सिंध पे अपना कैप्चर बनाए हुए थे और वहीं के लोग ये लोग राजा हुआ करते थे। In 1758 an English factory was built at Thata owing to परवाना given by the कलौरा प्रिंस गुलाम शाह। तो कलौरा प्रिंस थे गुलाम शाह, जिन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश होने की मंजूरी दे दी थी। कहाँ पे? थाता में। और कब दी थी? ये दी थी आपकी 1758 में। 1761 में गुलाम शाह जो थे, ऑन द अराइवल ऑफ एन इंग्लिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट, नॉट ओनली रेटिफाइड द अर्लियर ट्रीटी बट ऑल्सो एक्सक्लूडेड अदर यूरोपियंस फ्रॉम ट्रेडिंग देयर। अब गुलाम शाह जब 1761 में ब्रिटिश इंग्लिश रेसिडेंट उनके पास पहुंचे और उनसे कुछ की कैसे हम अपनी फैक्ट्री बढ़ाएं और इस बारे में जो भी ट्रेड रिलेशन उनकी बात की गई हो, तो उन्होंने जो पहली ट्रीटी थी उसको और बढ़ाया। जो अर्लियर ट्रीटी थी उसको रेटिफाई करके ये भी कहा कि जो और अदर यूरोपियन है जो कि भारत में अपनी स्टैब्लिशमेंट बसा रहे हैं, उनको हम लोग सिंध में अलाउ नहीं करेंगे कि वो लोग अपनी कोई दूसरी फैक्ट्री बनाएं। दिस एडवांटेज वाज एंजॉयड बाय द इंग्लिश अप टू 1775। तो 1775 तक ये जो एडवांटेज इनको मिली थी करोला चीफ के द्वारा, ये इन्होंने एंजॉय किया। लेकिन कुछ समय बाद जब एक नॉट ट्रू फ्रेंडली रूलर सरफराज खान गद्दी पे आ गया सिंध की, तो उन्होंने इंग्लिश को मजबूर कर दिया कि आप सारी स्टैब्लिशमेंट अपनी हटाएं, और जो भी ट्रेड रिलेशन जो कि ब्रिटिश शेयर करते थे पहले सिंध के चीफ से, वो अब वो खत्म हो गया वो पूरा रिलेशन। ठीक, तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंध के जो पुराने रूलर थे, जो मेन थे, जैसे कि आपके गुलाम शाह, उनके ब्रिटिशर्स के साथ क्या रिलेशन थे, और फिर जब सरफराज खान आए तब ब्रिटिशर्स के उनके साथ क्या रिलेशन हो गए। और पूरा आर्मी कौन थे उसको समझते हैं। In the 1770s, a Baluch tribe called Tarpura descended from the hills and settled in the plains of Sindh। तो बालूच ट्राइब के जो लोग थे उसको कहा गया तारपुरा। ठीक, बलूच टाइप एक जो वेस्टर्न पार्ट है अपने भारत का, वहां पे पाई जाती है। पहले मतलब भारत और पाकिस्तान पहले एक था। तो उस समय जो आज की डेट में जो मिडिल ऑफ पाकिस्तान और जो वेस्ट मतलब ईस्ट ऑफ पाकिस्तान और जो वेस्ट ऑफ इंडिया है, उसके बीच का जो हिस्सा है, वहां पे ये आज भी बलूच ट्राइब आपको बहुत छोटे पैमाने पे पाई जाती है। तो उसी ट्राइब का एक हिस्सा थे जिनका नाम था तालपुरा। ये हिल से होके आए थे और फिर इन्होंने धीरे धीरे सिंध के प्लेनों में अपने आप को सेटल कर लिया था। दे वर एक्सीलेंट सोल्जर एज वेल एज एडेप्टेड टू हार्ड लाइफ। ये बहुत ही काबिल योद्धा हुआ करते थे। जो इनका युद्ध करने की तरीका होता था वो एकदम सबसे अलग होता था। और ये अडेप्ट होते थे हार्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि एक तो पहले ये लोग ट्राइबल पीपल से, तो ट्राइबल वैसे भी हार्ड कंडीशन के लिए अडेप्ट होते ही ये पहले से। और फिर ये लोग योद्धा भी थे। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं इनको एडवांटेज दे रही थी। They acquired great influence and should earn some power in the new region। अब ये लोग इतने बड़े पैमाने पे आए थे और जो इनका लड़ने का तरीका था वो सबसे अलग था। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने और लोगों को बुलाते गए और फिर धीरे धीरे सिंध पे ये फैलना चालू हुए। और एक टाइम के बाद ये इतने मेजर मेजर उस मेजर ज्यादा मेजोरिटी में हो गए थे कि वहां की जो पावर थी उनको इन्होंने अनशप कर दिया था।
तो finally in 1783 the Talpuras under the leadership of Mir Fateh Ali Khan established complete hold over Sindh and sent the Kalora prince into exile. और फाइनली धीरे धीरे जो 1770 में इन्होंने आना धीरे धीरे चालू किया, फिर अपने आप को सेटलमेंट करना चालू किया था, तो फाइनली 1783 में इन्होंने जो सिंध के चीफ थे उनको हटा के अपने आप को उस गद्दे पे बिठा लिया था, और जो पहले किंग बने थे वो थे मीर फतेह अली खान। ठीक, तो नाम जरूर याद रखिएगा। The then Durrani monarch confirmed the claims, और ड्यूरानी जो मोर्चा मोनार्च थे उन्होंने कंफर्म भी कर दिया था कि अब इस रीजन के जो मेन रूलर होंगे वो मीर फतेह अली खान होंगे। और ये भी कहा था क्योंकि इनका जो परिवार तो बहुत बड़ा हो गया था, तो ये कहा गया कि जो मीर फतेह खान है वो पूरी कंट्री को 4 लोगों में अपनी डिवाइड करेंगे, और ये 4 लोग जो थे वो इन्हीं के फैमिली के थे। तो जो मीर्स के ब्रदर थे जिनका नाम था चार यार, उनके साथ इस पूरे किंगडम को इनको शेयर करना था, ऐसा डुरानी मोनार्च ने कहा। When Mir Fateh died in 1800, the Charya divided the kingdom among themselves, called themselves the Amir or Lord of Sindh. और फाइनली 1800 में जब मीर फतेह अली खान जो कि मेजर पावर पे थे उस समय, जब ये खत्म हो गए, तो जो चार यादव जो चार इनके यार थे जिनको छोटे छोटे राज्यों में इन्होंने एक तरह से सूबेदार टाइप से डिवाइड कर रखा था, इन्होंने अपने किंगडम को उस सिंध से सेपरेट करके अलग अलग अपना रीजन बना लिया और नाम दिया लॉर्ड ऑफ द सिंध। ठीक है। These armies extended their dominion over on all sides and start capturing the other king territory. और फाइनली देखिए, सपोज ये था आपका सिंध, तो अब कुछ इस हिस्से में हो गए, कुछ लोग इस हिस्से में हो गए, कुछ लोग इस हिस्से में हो गए, कुछ लोग इस हिस्से में हो गए। तो चार रीजन में अब इनके रीजन के एडजॉइनिंग एरिया जो भी थे, सपोज इनके एडजॉइनिंग एरिया ये हुए, तो इन्होंने अब इस राज्य को कैप्चर करना चालू किया, और इनके एडजॉइनिंग एरिया में ये लोग हो गए, तो इन्होंने इस राज्य को कैप्चर करना चालू किया। तो उसी तरह इन चारों के जो भी एडजॉइनिंग एरिया थे वहां पे लोग फैलना चालू हो गए। तो ये था पूरा तारपुर आर्मी अमीर के बारे में। अब जब तारपुर आमीर ने पूरी अपनी सिंध में जगह जगह बना ली, तब उनके ब्रिटिशर्स के साथ क्या रिलेशन हुए इनको समझते हैं एक बार। In 1796, behind Lord Wellesley's effort to revive commercial relations with Sindh was the hidden aim to counteract the alliance of the French Tipu Sultan and Shah Zaman the Kabul monarch। तो 1799 में क्या हुआ, जो लॉर्ड वेल्सली थे हमारे, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए कि फिर से हम वही कॉमर्शियल रिलेशन सिंध के साथ बना पाए, ताकि कहीं ना कहीं जो हम अपनी पावर है उसको बढ़ा पाए, एज कंपेयर जो एफर्ट्स दे रहे थे फ्रेंच टीपू सुल्तान और शाहजहां जो कि काबुल मोनार्च थे, इनकी अलायंस को कहीं ना कहीं सिंध के पास बढ़ने से इनको रोकना इनका मेन एम था। अब फाइनली नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ मीर फतेह अली खान से, लेकिन टीपू सुल्तान के इन्फ्लुएंस में आके मीर फतेह अली खान ने इस सब ने मना कर दिया, और ये कहा कि एंटी जो ब्रिटिश है वो मतलब एक एंटी ब्रिटिश टाइप की उन्होंने मुहिम छेड़ दी कि सिंध में कोई भी ब्रिटिशर जो है वो नहीं आएगा, और ट्रेड रिलेशन को उन्होंने एकदम से खत्म कर दिया था इंग्लिश के थ्रू। फाइनली इन 1880 ordered the British agent to quiet Sindh within 10 days. The British agent Crow left Sindh and the company quietly suffered the insult। और फाइनली देखिए हुआ क्या, पहले सिंध, फिर इसका सपोर्ट दिया हैदर अली ने, काबुल मोनार्च इनके साथ थे ही, टीपू सुल्तान और फ्रेंच का तो था वो भी इनके पास एक्सटर्नली सपोर्ट था। तो इन सभी के बहकावे में आकर खुद भी कहीं ना कहीं लोग स्ट्रांग थे, इन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंट को कहा कि अब आप पूरी तरह से सिंध खाली कर दो, कोई भी ब्रिटिश का ट्रेडर जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हालांकि काफी ह्यूमिलेटिंग था ब्रिटिशर्स के लिए। फाइनली एक ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन हुई थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आमिर ऑफ सिंध। ठीक, इसको समझते हैं। टू अचीव दिस लॉर्ड मिंटो सेंट 3 डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट पर्सन टू फॉर्ज अलायंस। अब इस ट्रीटी को साइन करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने 3 लोगों को ये लीडरशिप मतलब दिया कि आप ये 3 लोग जाइए और इनसे ट्रीटी साइन करवाइए अलग अलग पैमाने पर। The British wanted to create a barrier between Russia and British India। अब फाइनली ये ट्रीटी का जो मेन मोटिव था वो इंटरनल डिस्प्यूट से ज्यादा था एक्सटर्नल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। एक्सटर्नल डिस्प्यूट क्या था, रशिया का जो मेन एम था ब्रिटिश के इंडिया की तरफ आने का, उसके लिए ये लोग एक बैरियर क्रिएट करना चाहते थे कि ताकि रशिया आर्मी जो है वो इंडिया ना आ पाए। Accordingly, Metcalfe was sent to Lahore, Elphinstone to Kabul, and Malcolm to Tehran. Sindh was visited by Nicholas Smith, who met the army to conclude a defensive arrangement। अब फाइनली इन्होंने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया था लॉर्ड मिंटो ने 3 लोगों को भेजा था
कि आप अलग अलग ट्रीटी साइन कीजिए। तो उसमें से जो मेट कैल्फे थे उनको लाहौर भेजा, जो एल्फिंस्टोन थे उनको काबुल भेजा, और जो मेलकॉम थे उनको तेहरान भेजा। और फाइनली जो सिंध थे वो ये निकोलस स्मिथ द्वारा भेजे गए थे, ताकि एक डिफेंसिव अरेंजमेंट ये लोग साइन करें। और उसका जो मेन उसका नाम था वो था ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। आफ्टर नेगोशिएशन द आमिर एग्रीड टू अ ट्रीटी, देयर फर्स्ट एवर ट्रीटी विद द इंग्लिश। अभी तक आमिर ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही हर बात बोली थी, लेकिन फाइनली जो ट्रीटी ऑफ एटर्नलशिप थी पहली एक ट्रीटी थी जिसमें आमिर ब्रिटिश के साथ एक संधि साइन किए थे, कि जिसमें वो ब्रिटिशर्स की कुछ बात मानने को तैयार हो गए थे। After professing eternal friendship, both sides agreed to exclude the French from Sindh and to exchange agents at each other court. इस ट्रीटी को साइन करने के लिए अब ये डिसाइड हुआ था कि इस सिंध में कहीं भी फ्रेंच नहीं आएंगे, और ये फ्रेंच हो फ्रेंच का कोई भी जो रेसिडेंट है चाहे ट्रेडर, वो अब सिंध में ट्रेड नहीं करेगा। और वेयर इज जो ब्रिटिश का एजेंट और ये सिंध का एजेंट था वो एक दूसरे की टेरिटरी में जाएंगे। The treaty was renewed in 1820 with the addition of an article excluding the American and resolving some border dispute on the side of Kutch after the final defeat of the Maratha Confederacy। तो अब ये ट्रीटी जो है जो कि साइन हुई थी 1800 में, 1820 में रिन्यूड हुई। उसमें एक आर्टिकल एडिशन किया गया जिसमें से अमेरिका एंड रिजॉल्विंग सम बॉर्डर डिस्प्यूट ऑन द साइड ऑफ कच्छ। तो जो ये ट्रीटी ऑफ फ्रेटरनल फ्रेंडशिप साइन हुई थी, ये जो एक नॉर्मल साइन हुई थी वो चल रही थी, लेकिन फिर 1820 में इसी एटर्नल फ्रेंडशिप में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो अमेरिकन हैं उसको हम एक्सक्लूड करेंगे आने से। और दूसरी चीज जो साइड ऑफ कच्छ था जो मराठा के पास था, जब वो ब्रिटिशर्स ने उनसे ले लिया तो उसकी बाउंड्री शेयर करने की वजह से ये एक नए आर्टिकल इसमें ट्रीटी में ऐड किया गया था। एक नई ट्रीटी साइन हुई एटर्नल फ्रेंडशिप के बाद जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ 1832। In 1832, William Bentinck sent Colonel Pottinger to Sindh to sign a treaty with the Amir। अब विलियम बेंटिक ने कर्नल पोटिंगर को भेजा गया था कि आप सिंध जाइए और 1832 की एक नई ट्रीटी साइन कीजिए। इस ट्रीटी के क्या प्रोविजन थे इसको समझते हैं। Free passage to Sindh would be allowed to the English traders and travelers and the use of Indus for trading purpose. However, no warship would ply nor any material for war would be carried। तो अब ये जो ट्रीटी ऑफ देखो जो ट्रीटी ऑफ 1800 में साइन हुई थी जिसका नाम था एटर्नल फ्रेंडशिप, उसमें एक जनरल कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन हुए थे। उसमें कहा गया था कि सिंध का जो एक एजेंट है वो जाएगा ब्रिटिश आर्मी के पास, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट है वो जाएगा सिंध के पास। तो दोनों ही एक दूसरे से जस्ट कॉर्डियल रिलेशन बनाने के लिए ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ 1832 थी इसने काफी चीजें बदल दी थी। इसमें यह कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है उसको पैसेज दिया जाएगा कि वो सिंध से होते हुए अफगानिस्तान जा पाए, प्लस जो इंदस की रिवर थी वहां पे अपनी शिप के थ्रू ये लोग जा पाए। हालांकि उसमें यह था कि कोई भी वॉरशिप या वॉर का मटेरियल उस शिप में नहीं जाएगा, केवल ट्रेडिंग पर्पज से ये दी गई थी। No English merchant would settle down in Sindh and passport would be needed for travelers। लेकिन इस ट्रीटी में ये भी कहा था कि कोई भी इंग्लिश मर्चेंट जो है वो सिंध में सेटल नहीं होगा, वो केवल ट्रेड करे और तुरंत चला जाएगा। हालांकि जो पासपोर्ट थे वो भी जरूरत होगी ट्रेवलर्स के लिए, मतलब ये नहीं कि कोई भी ट्रेवल आगे चला गया, उसको भी पूरा एक पासपोर्ट और वो सारा सिंध की निगरानी के अंदर ही होगा। Tariff rate could be altered by the army if found high and no military dues or toll would be demanded। अब जो टैरिफ रेट लगता था ना जैसे पासपोर्ट का और जो ट्रेडिंग पर्पस का, तो उसको आमिर कभी भी बढ़ा या घटा सकते थे। अगर उन्हें लगेगा वो हाई है और या उन्हें लगेगा कम है तो वो उसको बढ़ा देंगे। कोई भी मिलिट्री ड्यू या टोल जो है डिमांड नहीं किया जाएगा आमिर के थ्रू ब्रिटिश आर्मी के लिए। आमिर वुड वर्क विद राजा ऑफ जोधपुर टू पुट डाउन द रॉबर ऑफ कच्छ। अब देखिए कच्छ की जो बाउंड्री थी जो मराठा से इन लोगों ने कैप्चर की थी, तो उसका कुछ हिस्सा जो था वो आप डिस्प्यूटेड था। तो इसीलिए साइन 1820 में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप में। तो फाइनली ये साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ 1832 में कि जो आमिर हैं वो राजा ऑफ जोधपुर के साथ मिल के जो कच्छ में चोरी करते हैं उनको रोकेंगे। The old treaties were confirmed and the parties would not be jealous of each other। अब फाइनली जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप पहले मेंटेन हुआ था उसको कहीं ना कहीं और एक मजबूती दी गई थी 1832 में, और अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी जेलसी वाली फीलिंग नहीं रखेंगे, ये इस ट्रीटी में पूरा इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब आए भाई साहब हमारे लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक। तो लॉर्ड मिंटो के बाद जो मेजर रोल प्ले किया था सिंध के कॉन्क्वेस्ट में वो हमारे किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने।
ये है बुरी सी शक्ल, देख लीजिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड लुक एट द सिंध फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ काउंटरएंडिंग इन्फ्लुएंस ओवर द अफगान। अब लॉर्ड ऑकलैंड को लगा कि यदि हम सिंध को कैप्चर कर लें या सिंध को ना ही कैप्चर करें तो कहीं ना कोई इस पे ऐसा होल्ड बना ले ताकि हम अफगान पे अपना एक जो बीहोल्ड है वो मेंटेन कर पाए। Ranjit Singh in Punjab was strong enough to resist coercion in this regard, but the Amir were not. तो अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि यदि अफगानी की तरफ से रशिया वालों के सपोर्ट में कोई हमला हुआ तो जो रंजीत सिंह है पंजाब में वो तो स्ट्रांग है, वो इनको रोक सकते हैं, लेकिन सिंध वाले वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो अफगानी आर्मी को रोक पाए जिसको कहीं ना कहीं रशिया का सपोर्ट मिला है। Thus, the English view was to consolidate their position in Sindh as a necessary first step for their plan on अफगानिस्तान। तो अब लॉर्ड ऑकलैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि अब हमें सिंध पे अपनी मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी ताकि हम अफगानिस्तान मतलब एक जो जिसको वो लोग वॉर पॉइंट समझ रहे थे कि या अफगान हम पे हमला करें तो हम उससे पहले अफगान पे कहीं ना कहीं ऐसी एक पोजीशन मेंटेन कर ले कि हम पे कोई हमला रिपीट में ना हो पाए। When Ranjit Singh captured a frontier town of Sindh, Rojan Pottinger was sent to Hyderabad to sign a new treaty with the Amir। अब रंजीत सिंह ने क्या किया, एक फ्रंटियर टाउन था सिंध का उसको कैप्चर कर लिया। तो अब आमिर को लगने लगा कि अब हम हार रहे हैं रंजीत सिंह से, तो डर गए थे। तो इसी वजह का फायदा उठाते हुए लॉर्ड ऑकलैंड ने रोजन और पोटिंगर को आमिर के पास भेजा था कि एक नई ट्रीटी साइन करें वो लोग। This treaty offered protection to the army on the condition that the company troop would be kept in the capital at the army expense or alternatively the English would be given suitable concession in return। तो अब इस ट्रीटी में क्या साइन हुआ था कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आर्मी अपनी प्रोवाइड करवाएगी सिंध को ताकि वो जो वॉर यदि कभी वॉर हुआ चाहे अफगान से या रंजीत सिंह के द्वारा तो वो जो सोल्जर्स है वो इनकी मदद करेंगे। इसकी एवज में लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि जो सिंध है उसमें ट्रेडिंग में उनको कंसेशन दिया जाएगा सिंध के द्वारा। तो ये पूरी ट्रीटी का बेसिक पॉइंट था। The army initially refused but later agreed reluctantly to sign 1838। तो देखिएगा जो सिंध को साइन करने के लिए मेजरली तीन ट्रीटियां साइन हुई थी। पहले मैंने आपको बताया एटर्नल ऑफ फ्रेंडशिप 1800 में 1799 में जिसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी साइन हुई थी 1832 में और जो तीसरी साइन हुई थी वो 1838 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी की मेजर पॉइंट क्या था वो मैंने अभी आपको बता दिया था कि ट्रूप्स ब्रिटिशर्स इनको देंगे और इसकी एवज में इनको रिटर्न दिया जाएगा, कंसेशन दिया जाएगा इनको ट्रेडिंग में। When the possibility of Ranjit Singh getting help from other was pointed out to them। अब सिंध ने पहले तो इनको मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे आमिर ने, लेकिन हुआ क्या जब रंजीत इनको ऐसा महसूस हुआ कि रंजीत सिंह को कहीं दूसरी तरफ से हेल्प मिल सकती, इस वजह से या ये कह लें कि इस डर से इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्रीटी साइन कर ली। The treaty permitted the English to intervene in the dispute between Amir and the Sikhs। अब फाइनली इस ट्रीटी में ये साइन हुआ था कि यदि कभी भी सिख या आमिर में युद्ध हुआ तो ये दोनों एक तरह से आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करेंगे इसमें। They also want to establish the presence of a British resident who could go anywhere where he liked escorted by the English troop। Thus Sindh was turned into a British protectorate in 1838। तो फाइनली इस ट्रीटी में ये भी साइन हुआ था कि अब ब्रिटिशर जो हैं वो सिंध में कहीं भी आ और जा सकेंगे और कोई भी रोकथाम उनको नहीं होगी। तो इसी तरह ये जो 1838 की ट्रीटी थी ये एक तरह से सिंध को टर्न कर दिया था ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में कि इस सिंध को ब्रिटिश जो है प्रोटेक्ट करेगा यदि कोई भी इस पे चढ़ाई या कोई भी युद्ध हुआ तो उसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट करने में ब्रिटिश इनकी पूरी मदद करेंगे। तो ये जो थ्री पार्टी ट्रीटी साइन हुई थी 1838 में इसको समझते हैं कि कौन तीन लोग थे जिनको ये ट्वीटी जिन्होंने ट्वीटी साइन की थी। टू एड्रेस द अफगान प्रॉब्लम द कंपनी रिजॉर्टेड टू फर्दर डिप्लोमेसी। अब मेजर इनका जो मतलब मेजर जो इनकी प्रॉब्लम थी सिंध को वो थी अफगान से रिलेटेड, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। फर्स्टली दे परsuaded रंजीत सिंह टू साइन अ थ्री पार्टी ट्रीटी इन जून 1838 agreeing to British mediation in his dispute with the आमिर। सबसे पहले इन्होंने रंजीत सिंह से ट्रीटी साइन की कि यदि आपके साथ आमिर के साथ कोई भी युद्ध होता है तो हम आर्बिट्रेट या फिर एक तरह से मेडिएटर एक्ट करेंगे और उस लड़ाई को वहीं पे खत्म करवाएंगे। Second, they made Emperor Shah Shuja give up his sovereign right on Sindh, provided the area of tribute were paid। सेकंड जो इन्होंने ट्रीटी साइन की थी वो शाह शुजा से साइन की थी। शाह शुजा से इसलिए कि जो भी उनका सिंध पे सोवरेजन राइट है
उसको वो हटा दें कि मतलब अब सिंध उनका नहीं है, वो सिंध प्रॉपरली आमिरी का है, इस वजह से, ताकि जो एरियर ऑफ ट्रिब्यूट था वो पे नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से फिर ये साइन हुई थी एम्परर शाह शुजा के द्वारा कि अब सिंध पे उनका कोई भी क्लेम नहीं रहेगा। The exact amount of the tribute was to be determined by the English, whose main object was to obtain finance from the Afghan adventure and obtain so much of the army territory as would secure a line of operation against Afghanistan through Sindh। देखिए ये जो पूरी ट्रीटी अब साइन हुई थी 1838 से, तो एक बार मैप से समझिएगा, ये सपोज इंडिया है, ये आपका अफगानिस्तान था, और ये यहाँ पे था आपका सिंध का मेजर रोल। ठीक, तो अब सिंध का कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन ये जस्ट एक तरह से वॉर फील्ड की तरह एक्ट कर रहा था, और ब्रिटिश का मेन मोटिव था कि सिंध को एक तरह से अपने अंदर ले लिया जाए, ताकि अफगानिस्तान पे वो एक अपना होल्ड मेंटेन कर पाए। इसी वजह से ट्रीटी ऑफ 1838 साइन की गई थी। Finally, Sindh signed the treaty in 1830 after the reluctancy। सिंध ने 1839 में ट्रीटी साइन कर ली, जब उनको लगा कि यदि रंजीत सिंह ने या अफगानों ने हम पे हमला किया तो हम हार सकते हैं। इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना दोस्त बना लिया, और पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को एक खुली आज़ादी दे दी कि वो सिंध पे आके कुछ भी कर सकते हैं। अंडर थ्रेट ऑफ सुपीरियर, फाइनली मतलब सुपीरियर फोर्स का उनको डर लग रहा था, इसी वजह से 1839 में उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी, under which the British subsidiary force had to be stationed at शिकारपुर एंड बुकार। शिकारपुर बुकार में अब ब्रिटिश की जो एक फोर्स है वो हमेशा तैनात रहेगी। द आमिर ऑफ सिंध वर टू पे 3 लाख एनुअली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंपनीज ट्रूप। अब आमिर ऑफ जो सिंध थे उनको 3 लाख एनुअली देना पड़ेगा कि कंपनी की देख रेख के लिए। द आर्मी वर debarred from having any negotiation with foreign state without the knowledge of the company। अब आमिर को रोक दिया गया कि अब आप किसी भी अदर यूरोपियन पावर से कोई भी ट्रीटी या कोई भी नेगोशिएशन साइन नहीं कर पाएंगे जब तक ये जानकारी कंपनी को ना दी जाए। फर्दर दे वर व्यू अंडर द ब्रिटिश, और ब्रिटिश ऑफिसर अब उन पे मतलब पैनी नजर रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग पैटर्न अपना रहे हैं इन सब बारों में। मतलब कहने का मतलब ये था कि अब सिंध एक मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आ ही गया था। The plain fact is that the treatment of Sindh from this time onward, however politically, was morally indefensible। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब एक तरह से मॉरली जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही आ गया था पूरी तरह से सिंध। टू प्रोवाइड स्टोर रूम एट कराची फॉर कंपनीज, अब इनको कराची में एक स्टोर रूम प्रोवाइड करना था जिसमें कंपनी की जो मिलिट्री सप्लाईज है, जैसे कैनॉन्स हो गया, एम्यूनेशन हो गया, ये सब वहाँ पे स्टोर किए जाएंगे। Beside abolishing all tolls on the Indus and furnishing an auxiliary force for the Afghan war if called upon to do so। अब फाइनली एबॉलिशिंग ऑल टोल मतलब जो भी सिंध ने पहले लगाया था कि यदि कोई भी ब्रिटिश रेसिडेंट ट्रेडिंग पर्पस के लिए आएगा या कोई भी बैटल शिप या कोई भी शिप्स वहां से जाएंगे तो उनको टोल देना पड़ेगा। लेकिन ये जो 1839 थी इस ट्रीटी में क्लियर हो गया था कि अब जो भी सिंध टोल ले रहे थे वो उनको सारे टोल वहां से हटाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अब ब्रिटिश फुल्ली फ्री थे कि वो सिंध में जाके कुछ भी कर सकते हैं। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स सिंध, अब हुआ क्या, 1838 में इनडायरेक्टली वो सिंध जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ ही गया था। ठीक, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो सिंध से चिढ़ने लगे थे। चिढ़ने क्यों लगे थे इसको समझते हैं। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर फॉट ऑन द सॉइल ऑफ द सिंध वाज नेवर लाइक्ड बाय द आर्मी ऑफ सिंध। अब जो पहला अफगान वॉर लड़ा गया था, एंग्लो अफगान वॉर, वो सिंध की ही धरती पर लड़ा गया, जिसको सिंध में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, क्योंकि इसमें सिंध की आर्मी और प्लस जो सिंध की इकोनॉमी तो उसको काफी नुकसान पहुंचा था। Neither did they like the presence of the British troop in their region। और कहीं ना कहीं उनको भी बात खल रही थी कि अब ब्रिटिश के जो ट्रूप्स है, जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिश ट्रेडर है, वो एक तरह से सिंध में फैलने लगे थे। However, under the treaty they were asked to pay for all this which they did। लेकिन क्योंकि जो 1838 की ट्रीटी साइन हुई थी ना, उसमें ये था कि आपको ये सब करना है और आपको इसकी बदले में पैसे भी देने हैं, जो कि मजबूरन उनको करना पड़ा था। The army was charged with treasonable activities against the British। लेकिन इसके बावजूद आमिर पे ब्रिटिशर ने आरोप लगाया कि आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। एलन बोरोक जो थे वो precarious position due to Afghan war reverses sent Outram to Sindh to negotiate a new treaty। अब जो लॉर्ड एलन बोरोक थे उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि सिंध ने कोई ना कोई जालसाजी या कोई ना कोई चालाकी की है, जिसकी वजह से ये युद्ध हम अफगान जो है हारे हैं। तो फाइनली उन्होंने औटराम जो थे उनको सिंध में भेजा कि आप एक नई ट्रीटी वहां जाके साइन कीजिए। इस ट्रीटी में क्या था, द आमिर वर रिक्वायर्ड टू सीड इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस
अब इन्होंने इनडायरेक्ट उस पर कंट्रोल करना चालू कर दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंस जो है वो सिंध को ब्रिटिशर्स को वापस करनी पड़ेगी। फ्यूल जो है वो कंपनी की स्टीमर्स को देना पड़ेगा जो इंदस से होते हुए उनके रीजन से निकलेंगी। प्लस जो कॉइन वो लोग मिंट कर रहे थे सिंध आर्मी, अब उसको बंद करना पड़ेगा। इसका 3 कारण थे। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अब हम सिंध की इकोनॉमी वीक कर देंगे, ठीक। तो पहला जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो था इनकी इकोनॉमी वीक करना, ताकि वो डायरेक्टली एक तरह से गुलाम बन जाए ब्रिटिशर्स के। दूसरा था कि जो स्टीमर्स निकलेंगी इंदस रीजन होते हुए, जो कि उनकी सिंध से होते हुए जा रही है, उसको ये लोग फ्यूल प्रोवाइड करेंगे। और प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं जो इकोनॉमी साउंड थी, वो अब जाएंगी ब्रिटिशर्स के पास। Furthermore, in a succession dispute, the English intervened through Napier and started a war when the Amerindian revolt. अब हुआ क्या, भाई एक्सटर्नल डिस्प्यूट चल रहा था, प्लस सिंध में इंटरनल डिस्प्यूट भी चालू हो गया और सक्सेशन स्टार्ट हो गया कि कौन किस गद्दे पे बैठेगा। तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए इंग्लिश ने नेपियर को भेजा कि आप इस सक्सेशन में अपना पार्ट लीजिए और ब्रिटिश आर्मी के तहत एक मोहरा बनाइए जो कि सिंध पे बैठे लेकिन वो पूरी तरह से अंडर रहे ब्रिटिश आर्मी के। तो इस वजह से एक आमिर, और जब ये आमिर को चीज पसंद नहीं आई तो आमिर और ब्रिटिश आर्मी एक फ्रंट फुट पे आ गए और वो दोनों ही अब युद्ध लड़ने को तैयार हो गए आपस में। द होल ऑफ सिंध कैपिटुलेटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड द आमिर वर मेड कैप्टिव एंड बैनिश्ड फ्रॉम सिंध। और फाइनली जब वो आमिर तो वैसे ही कमजोर हो गए थे, तो इसका फायदा उठाते हुए जब ये युद्ध हुआ तो ब्रिटिश आर्मी ने पूरी तरह से आमिर को घेर लिया और पूरे ही सिंध पे अपना राज जमा लिया और इनको बंदी बना लिया और सिंध से हमेशा के लिए निकलवा दिया था। गवर्नर जनरल एलन बोरोक सिंध was merged into British Empire and चार्ल्स नेपियर was गवर्नर। और फाइनली अब एलन बोरोक ने क्या किया, उनकी तो पहले से नजर थी सिंध पे, तो फाइनली उन्होंने सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया और चार्ल्स नेपियर जो थे उसको गवर्नर बना दिया था। तो एक बार मैप पे समझिएगा, देखिए ये था आपका अफगान, ये कहीं ना कहीं आ रहे थे सिंध, और ये था आपका पूरा ब्रिटिश, जो ब्रिटिश इंडिया चल रहा था। तो अब हुआ क्या, जब ये जो सिंध था ना, इसको ब्रिटिश एम्पायर और एलन बोरोग ने अपने पूरे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में मिला लिया। तो अब जो इंडिया की बाउंड्री थी वो सीधे अफगानिस्तान से मिल गई जाके। तो अब अगर अफगान कुछ भी करेंगे तो डायरेक्ट ही ब्रिटिशर्स के बाउंड्री डिस्प्यूटेड मैटर हो जाएगा। तो अब इस वजह से वो जो अफगान पे वो अपनी पैनी नजर भी रख पाएंगे, और प्लस रशिया यदि कोई प्लान बना रहा था तो वो उसको भी फेल करने के लिए सक्षम हो गए थे यहाँ पे, ठीक। तो फाइनली एलन बोलोग ने सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था और जो चार्ल्स नेपियर थे उसको इसका गवर्नर घोषित कर लिया था। तो इसको समझ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्ल्स नेपियर जो थे जो पहले गवर्नर बने थे सिंध के। तो देखिएगा ये था पूरा ही कैसे सिंध ने कैप्चर किया, मतलब कैसे ही सिंध को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, क्या उनका मेन मोटिव था, कौन तालपुर आमीर्स थे, कौन मीर फतेह अली खान थे, कैसे मतलब पूरा अफगान की वजह से एक सिंध को एक मोहरा बनाया इन्होंने। तो इसी वजह से हम लोगों ने पूरा सिंध के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद आपको किसी भी बुक्स या किसी भी अदर कोचिंग के नोट से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो भी हम आपको पीडीएफ के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको अपने ब्लॉग पे शेयर कर देंगे, आप उस पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लेने की जरूरत है, हम सारे टेस्ट आपको फ्री में अपने ब्लॉग पे प्रोवाइड करवा देंगे। बस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।